प्रेशर वॉल्यूम लूप ऑफ कार्डिक साइकिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है और इसको अक्सर लोग स्किप भी कर देते हैं या इसको रट्टा लगा लेते हैं कि इसको कैसे समझना है। बट आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। एक बात आपने याद रखनी कि जो हम प्रेशर वॉल्यूम लूप ले रहे हैं ना, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल का ले रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये फेजेस हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, सिस्टोलिक इजेक्शन है, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, रैपिड फिलिंग और रिड्यूस्ड फिलिंग है, जिसको हम ग्राफ में इस तरीके से यहाँ पे ये प्लॉट होगा। वाई एक्सिस पे हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम होगा हमारे पास। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आपने देखना है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में अभी हमारे पास माइट्रल वाल्व है, ये क्लोज्ड है, एओर्टिक वाल्व भी क्लोज्ड है। इसका मतलब कि अगर दोनों वाल्व्स क्लोज हैं तो ब्लड के कहीं भी जाने का रास्ता कोई नहीं है। तो जो चेम्बर का जो वॉल्यूम होगा वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक होगा, यानी वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा अभी क्योंकि वाल्व सारे क्लोज हैं। तो आइसोवॉल्यूमिक हो गया। अब हो रही है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। ये ब्लड जो है यहाँ पर तो प्रेशर अप्लाई करेगा, यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा। लीफलेट्स ऊपर की तरफ तो खोल नहीं सकते, तो इसने एओर्टिक जो हमारा वाल्व है यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देना है और अप्लाई करता रहेगा। इससे अगर हमारा ग्राफ आप देखेंगे तो ग्राफ का जो पहला पार्ट है आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, यानी कि वॉल्यूम तो सेम रहा बट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर बढ़ता जाएगा और 80 मिलीमीटर मरकरी तक पहुंच जाएगा। एट 80 मिलीमीटर मरकरी हमारा एओर्टिक वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। बट एओर्टिक वाल्व ओपन होने से पहले तक जो फेज़ हो रही थी वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। ये हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देख ली। यहाँ पर एओर्टिक वाल्व ओपन होते हैं, यानी कि अराउंड 80 मिलीमीटर मरकरी पे। अब एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे तो सिस्टोलिक इजेक्शन शुरू हो जाएगी, यानी कि अब हार्ट जो वॉल्यूम है जिसको उसने आइसोवॉल्यूमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट किया था, वाल्व ओपन होने के बाद अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजना शुरू कर देगा। तो अब सिस्टोलिक इजेक्शन में आप देखेंगे कि ये सिस्टोलिक इजेक्शन है। यहाँ पर अब जो वॉल्यूम यहाँ तक था वो एओर्टिक वाल्व ओपन होने के बाद इजेक्ट होना शुरू हो गया, वॉल्यूम कम हो रहा है। अब ये वॉल्यूम कम होने की वजह से ये फेज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक नहीं रहेगी, बल्कि वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इस तरफ बढ़ रहा था तो अब देखें कि वॉल्यूम के कम होने की शुरू हो रही है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ेगा, यानी कि 80 पे वाल्व ओपन हुए थे, 120 तक बढ़ेगा और उसके बाद क्योंकि वॉल्यूम इजेक्ट हो गया तो कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप ग्राफ को प्लॉट करें तो 80 मिलीमीटर पे एओर्टिक वाल्व ओपन हुए, 120 तक ये राइज़ किया और अब ये कम होना शुरू हो गया। यहाँ पर आकर जब ये दोबारा से 80 या 80 के पास पहुँच जाएगा तो एओर्टिक वाल्व क्लोज़ हो जाएंगे। अब जब वाल्व क्लोज़ हो जाएंगे तो जो हमारी सिस्टोलिक इजेक्शन हो रही थी वो रुक जाएगी और इससे हम नेक्स्ट फेज़ में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में ट्रांजिशन कर जाएंगे। अब इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं कि सिस्टोलिक इजेक्शन पीरियड बिटवीन एओर्टिक वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के पीरियड को हमने सिस्टोलिक इजेक्शन कहा। नेक्स्ट इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये पीरियड है बिटवीन एओर्टिक वाल्व क्लोजिंग एंड माइट्रल वाल्व ओपनिंग पे। अब दोबारा से आपने इस बात को याद रखना है, जहाँ पर आइसोवॉल्यूमेट्रिक का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो वाल्व्स मौजूद हैं उस चेम्बर को कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी रास्ते से, चाहे वो ऊपर वाले लेफ़्ट एट्रियम के साथ कनेक्ट कर रहे हो या एओर्टा के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो वो वाल्व्स क्लोज होंगे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होगा कि अब हमने जो हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसने ये वॉल्यूम इजेक्ट कर दिया, अब ये आइसोवॉल्यूमेट्रिकली रिलैक्स होगा, यानी कि पहले अगर हार्ट का चेम्बर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था तो अब ये रिलैक्स होगा बट विद क्लोज्ड वाल्व्स, ये वाल्व्स क्लोज होंगे। तो इसमें हम अगर ग्राफ को प्लॉट करें तो फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ तक हम पहुँचे थे, अब वॉल्यूम सेम है और रिलैक्सेशन हो रही है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर बढ़ रहा था, रिलैक्सेशन में अब प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। उस पॉइंट तक हम पहुँच जाएंगे जहाँ पर माइट्रल वाल्व ने ओपन होना है। अब माइट्रल वाल्व अगर ओपन होगा तो हमारे पास दो फेजेज़ आएंगे। ये देखें कि माइट्रल वाल्व ओपन होने के बाद हमारे पास दो फेजेज़ आ जाते हैं, एक रैपिड फिलिंग और एक रिड्यूस्ड फिलिंग। इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गई, माइट्रल वाल्व ओपन हो गए।
जैसे ही ओपन हुए तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ पर रिलैक्सेशन के बाद प्रेशर कम हो गया था। प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड एक तो वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में भी ज़्यादा मौजूद है और प्रेशर में भी ज़्यादा मौजूद है, तो रैपिडली लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो इसको रैपिड फिलिंग कहेंगे। ये जस्ट आफ्टर माइट्रल वाल्व ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारे पास रैपिड फिलिंग है। ये रैपिड फिलिंग है, इसको आप देखेंगे कि रैपिड फिलिंग की वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। आफ्टर रैपिड फिलिंग जब यहाँ पर ब्लड थोड़ा रह जाएगा, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से इतना ब्लड था, ये रैपिडली इसने फिल कर दिया, अब जो हमारे पास ब्लड है वो थोड़ा सा रहेगी, तो अब रिड्यूस्ड फिलिंग होगी, यानी कि शुरू में बहुत प्रेशर से आ गया, उसके बाद अब आराम आराम से रिड्यूस्ड फिलिंग होनी शुरू हो जाएगी लेफ़्ट वेंट्रिकल की। तो याद रखना कि रिड्यूस्ड फिलिंग जो है वो लॉन्गेस्ट फेज़ है और ये यहाँ से यहाँ तक हमें वापस उसी पॉइंट पे ले जाएगा जहाँ से हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से प्रोसेस को शुरू किया था, और यहाँ पर माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे और ये जो हमारा साइकिल है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स याद रखने के, रैपिड इजेक्शन जो है इसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एक्सपेल हो जाता है, कैल्शियम आयन जो है वेंट्रिकुलर सेल के अंदर एंटर होते हैं और मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है। रिड्यूस्ड इजेक्शन के अंदर मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर होता है। तो इन बातों को याद रखना कि मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिड इजेक्शन में होता है और मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर रिड्यूस्ड इजेक्शन में होता है। अब अगर आप इस ग्राफ को दोबारा देखें तो इसमें आपने दो पॉइंट्स देखने के, एक प्री लोड ज़्यादा है और एक इसमें आफ्टर लोड ज़्यादा है। अब इस ग्राफ में दो कंडीशंस आ गई। पहली कंडीशन, अगर प्री लोड ज़्यादा हो जाए तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, और अगर आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाए तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ये आपने देखना कि प्री लोड ज़्यादा होने का क्या मतलब। हमने पहले पढ़ा कि प्री लोड जो है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कंसिडर करके हम उसको कहते हैं कि प्री लोड। इसको अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्री लोड ज़्यादा है, अगर प्री लोड ज़्यादा है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह प्री लोड का मतलब ये कि अब इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो ये देखेंगे कि ये हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हम, क्योंकि वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो एक्स एक्सिस पे हम देख रहे थे तो ये वॉल्यूम को दिखा रहा था, तो अब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही ये ग्राफ का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो हमारी कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाएगी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारा ज़्यादा आ गया, इसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन और कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगी। आफ्टर लोड के चक्कर में, आफ्टर लोड का मतलब ये कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एओर्टिक प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि अब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाती है, आफ्टर लोड ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन होती है, या तो हार्ट कॉम्पनसेट कर ले, लेकिन अभी हार्ट कॉम्पनसेट नहीं कर रहा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। जितना ब्लड आगे जा रहा था, अब क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अब कम ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से जब हार्ट अपना प्रेशर अप्लाई करेगा तो यहाँ पर जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होगी तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद एओर्टिक वाल्व ओपन होंगे और फिर उसके बाद कम वॉल्यूम हमारा एक्सपेल होगा। ये देखें कि प्रेशर बहुत ज़्यादा उसने अप्लाई किया, यहाँ पे जाके एओर्टिक वाल्व ओपन हुए और बहुत कम स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा एक्सपेल हुआ, और बाद में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। इसको आसान अल्फाज में यूँ समझे कि इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करना पड़ा, ज़्यादा कंट्रैक्शन की हुई, बट स्ट्रोक वॉल्यूम इतना सब्सटेंशियल नहीं निकल सका। इसी तरह ये एक फैक्टर है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो ग्राफ को इसने यहाँ से यहाँ तक प्लॉट किया हुआ है। अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी कि जितना हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी सिस्टोल के बाद जितना वॉल्यूम बचना था वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट हो चुका होगा। तो इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन और यहाँ पे पहली जो फेज़ हमारे पास आ रही है ना, ये सिस्टोलिक इजेक्शन की, ये तो सेम है, बट क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा है तो वो सिस्टोलिक इजेक्शन जो है यहाँ से बढ़ जाएगी। मज़ीद स्ट्रोक वॉल्यूम, ये वाला जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये भी हमारा हार्ट से एक्सपेल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रोक वॉल्यूम ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कर रहे थे, तो ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा।